बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये इंटरेस्ट का जो टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है मैथमेटिक्स में भी और फाइनेंस में भी। इंटरेस्ट वही सूद ही कहलाता है, ठीक है जी। आप अगर बैंक से कर्जा लेते हैं, ठीक है जी, और 10 साल बाद आपको ये कर्जा वापस करना होता है, तो आपने जितना प्रिंसिपल अमाउंट लिया होता है you have to add some amount as well and then you have to pay back to it, ठीक है। मतलब जो 10,000 फॉर एग्जाम्पल आपने 10,000 लिए आज और 10 साल बाद आप वापस करेंगे, तो इस पे कोई परसेंटेज बैंक चार्ज करती है ईच ईयर के हिसाब से, ठीक है जी। और वो तमाम का तमाम उसके साथ ऐड हो जाता है प्रिंसिपल अमाउंट के साथ, और जो भी अमाउंट आप वापस पे बैक करेंगे तो वो आपकी फ्यूचर वैल्यू कहलाएगी। मतलब फ्यूचर वैल्यू जो है तो वो प्रेजेंट वैल्यू से ज़्यादा होगी। तो बेसिकली ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, मतलब आज के जितने पैसे हैं उसकी फ्यूचर में क्या कीमत बनती है, ठीक है जी। असूल तो ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोहिबिटेड है, बट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग या कॉन्सेप्ट को लर्न करने के लिए जरूरी है कि हम पहचाने कि ये मतलब इसका पीछे मैकेनिज्म क्या है, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, एक एग्जाम्पल है छोटी सी, उसमें देखिए हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है जी, वो है 10,000 रुपीज़, ठीक है जी। प्रिंसिपल अमाउंट या जो प्रेजेंट वैल्यू की जो है हमारे पास है 10,000 और इंटरेस्ट उस पर चार्ज हो रहा है 10% के हिसाब से, ठीक है। इंटरेस्ट चार्ज ओवर इट इज 10%, ठीक है जी। तो हाउ मच विल बी द इंटरेस्ट? Interest will be 10,000 when the present value multiplied by 10%. 10% means 10 divided by 100, so it becomes 0.1. So 0.1 multiplied by 10,000, it is equal to 1,000. So whenever you are going to pay back this 10,000 rupees back to the bank from where you have taken the loan, you will have to pay 10,000 plus 1,000. You have to pay like 11,000 rupees, not the 10,000. So the future value becomes 11,000 rupees. So the principal was 10,000 and the future becomes 11,000 rupees after 1 year with an interest rate of 10%. So this is the formula for interest rate. I is equal to P multiplied by interest rate multiplied by the number of years. So this is the simple interest, ठीक है जी। फिर हमारे पास सेकंड जो है तो वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए सिंपल इंटरेस्ट में जो इनिशियल प्रिंसिपल अमाउंट है उसी के ऊपर आपको 10% मिलेगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में जो है तो आपके जो इन्वेस्टमेंट लेवल है वो ग्रो होता रहता है, हर साल जो है तो ग्रो होता रहता है, और नेक्स्ट ईयर फिर जो है तो जो ग्रोथ अमाउंट है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट ईयर यू इन्वेस्टेड 10,000 and it was at the rate of 10% interest rate. So you got 1,000 extra. So 1,000 plus 10,000 becomes 11,000. Now the next year, the interest will be on this 11,000, not 10,000. So on the second year, it will be 11,000 and 10% of this 11,000 is 1,100. So you add this 1,100 into 11,000, it becomes 12,100. In the third year, what will happen? The 10% will be over this 12,100, not this principal amount of 10,000. So the 10% of 12,100 is 1,210. So you have to add 1,210 into the 12,100, so it becomes 13,310. So after 3 years, on the investment of 10,000, you will get 13,310. So this is called the compound interest. कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा होता है कि आप जो है तो सिंपल इंटरेस्ट में सिंपल ये था कि 10,000 रुपये है और हर साल उस पर 10% इंक्रीज होता रहता है, ठीक है जी।
जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल जो है तो 10,000 के ऊपर इंक्रीज नहीं होगा, बल्कि पहले साल जो था 10,000 था, उस पर आपको 10% का इंटरेस्ट मिला, तो मतलब 1,000 रुपये एक्स्ट्रा आपको एक साल बाद मिलेंगे 10,000 के ऊपर, तो आपको टोटल कितने में 11,000 रुपये। अब सेकंड ईयर के लिए आप इस इन्वेस्टमेंट को रिटेन करना चाहते हैं तो फिर 10,000 पे दोबारा 10% नहीं लगेगा, बल्कि आपका काउंट होगा प्रिंसिपल अमाउंट एज 11,000। तो 11,000 का 10% 1100 बनता है, 1100 को आप 11,000 के साथ ऐड करें तो ये 12,100 बन जाएंगे। तीसरे साल के लिए भी आप इस इन्वेस्टमेंट को रिटेन करना चाहते हैं तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 नहीं कंसिडर होगा, बल्कि 12,100 कंसिडर होगा। तो हर साल जो है तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी बढ़ रहा है और इंटरेस्ट का लेवल भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 12,100 का 10% जो है तो 1,210 बनता है। फिर हम इसको 12,100 में ऐड करेंगे तो इट विल बिकम 13,310। तो आफ्टर 3 years on overall investment of 10,000 you will get 13,310 back। यानी इसमें जो है तो आपको 3,310 रुपये एक्स्ट्रा मिले 3 साल के बाद। तो अगर हम सिंपल इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पे, तो हमें 3 साल बाद कितने मिलते हैं? 3,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं। इस तरह के यहाँ पे है, हर साल 1,000 बढ़ रहा है, तो 3 साल के बाद हमें 3,000 रुपये इंटरेस्ट में मिला, तो 3,000 हमने इसमें जमा किए तो ये 13,000 बन गए। ठीक है, टोटल हमारा जो फ्यूचर वैल्यू बन गई वो 13,000। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका इंटरेस्ट का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वो है 3,310 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिल गए। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, ठीक है। ए कंपनी हैज इशूड 5 years लोन ऑफ $90,000 टू ए न्यू वाइस प्रेसिडेंट टू फाइनेंस द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है जी, द टर्म्स ऑफ द लोन्स आर दैट इट इज टू बी पेड बैक इन ए पीरियड ऑफ 5 years with simple interest compounded at the rate of 8% per year। अब ये है कि 5 years का लोन है, एक कंपनी को दिया जा रहा है $90,000 का, ठीक है, 5 साल के लिए दिया जाएगा। 5 साल बाद ये $90,000 क्या करेंगे? वो वापस करेंगे विद सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के बेस पे है, और कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है बैंक या जो भी कंपनी जिसने कर्जा दिया है वो 8% सूद इनसे चार्ज करेगा। ठीक है जी। तो अब हम यहाँ पे इंटरेस्ट रेट फाइंड आउट करेंगे कि टोटल इंटरेस्ट रेट कितना बनता है। ठीक है जी, तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास है 90,000। ठीक है जी, 90,000, और नंबर ऑफ ईयर्स यानी एन कितना है वो है हमारे पास 5 years। इंटरेस्ट रेट हमारे पास कितना है? 8% पर ईयर। ठीक है जी, तो इंटरेस्ट का फार्मूला हमें पता है, आई इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो प्रेजेंट वैल्यू इज 90,000 मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट कितना? 8%। तो 8% का मतलब है 8/100, तो 0.08 बनता है, या आप सिंपल लिख लें 8 डिवाइड बाई 100 और मल्टीप्लाई बाई 5। तो ये आपके पास जो टोटल इंटरेस्ट आया है वो बनता है $36,000।
तो इस क्वेश्चन में ये है कि प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 90,000 हमने कर्जा लिया था, 5 साल के लिए कर्जा लिया था और 8% के हिसाब से हमने वापस करने 5 साल बाद। तो हमें कितना टोटल इंटरेस्ट पे करना होगा? हमें 36,000 करना होगा। ये आप इजीली कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी। नाउ व्हाट इज द टोटल अमाउंट दैट वी हैव टू पे बैक? तो इट विल बी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस दिस 36,000, ठीक है जी। ये 90,000 प्लस 36, so 1,26,000, ठीक है, और 126,000 we have to pay back. Now coming to the second question, again, a student received a loan of $30,000 to finance his studies at a university with an annual interest rate of 4%. He will repay it in 8 years of time. तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो क्या है? वो हमारे पास है 30,000 रुपीज, ठीक है जी। इंटरेस्ट रेट, सिंपल इंटरेस्ट रेट कितना है? एनुअली चार्ज होगा 4% चार्ज होगा, और कितना पे बैक पीरियड है? वो है 8 इयर्स। तो इंटरेस्ट का फार्मूला हमारे पास है P इज इक्वल टू 30,000, I इज इक्वल टू 4% N इज इक्वल टू 8। तो I इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय I मल्टीप्लाई बाय N, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 4 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 8। इसको आप कैलकुलेट करें तो 9,600 आपका इंटरेस्ट रेट बनता है। So total amount that this student has to pay back after 8 years will not be 30,000, but he will have to pay like 39,600. This is 30,000 plus this 9,600. So this is the total amount that he has to pay after 8 years. This is a concept of simple interest. Now coming to the third question, a woman has purchased a corporate bond, corporate bonds of $150,000. The simple interest is computed semi-annually at the rate of 7%. अब यहाँ पे एक चीज zero हुआ है, that is called semi-annually, ठीक है। Semi-annually means after every 6 months she will receive some kind of interest over her bonds, ठीक है जी। यहाँ पे एनुअली नहीं है बल्कि सेमी एनुअली है, यानी एक साल में कितने सेमी एनुअल है? 6 ठीक है जी। तो एट द रेट ऑफ कितना? 7% इंटरेस्ट रेट है। अब इसमें पार्ट ए ये है कि हाउ मच इंटरेस्ट शी विल रिसीव आफ्टर एवरी 6 मंथ, हर 6 महीने बाद, और वी कैन से आफ्टर एवरी सेमी एनुअल पीरियड हाउ मच शी विल रिसीव द इंटरेस्ट। And the part B is the what will be the total interest rate she received after 20 years of time, और 20 years के बाद यानी टोटल उसका इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, जो वो उस औरत को मिलेगा उनके बॉन्ड्स के बेसिस पे। सो हियर वी हैव I जो है इंटरेस्ट रेट 7% है पर 6 मंथ, ये 6 मंथ्स के लिए कितना है? 7%। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 1,50,000, 1,50,000, ठीक है जी। And n the number of years is how much? 20 years. This is the total number of years, okay? So first the part A, how to solve the part A? So this is like 1,50,000 multiplied by 7%, okay ji? So this is 7 by 100 or 7%, so it becomes 10,500. So this 10,500 she will receive after every 6 months, because they have already tell you that interest is computed semi-annually, okay? So this is the amount 10,500 after every 6 months. Now
Coming toward the part B asks that what will be the total interest rate she received after 20 years. So in 20 years, how many semi-annuals comes? So it is like 40 semi-annuals, or we can say six. If we count 6 months, so it will be like 46 months. So we will multiply this interest rate 10,500 with 40, and it will become like 4,20,000 rupees, $4,20,000. So this will be the total interest rate after 20 years. Now, if we want to calculate the principal amount, so principal amount, we know that the total interest, or interest is equal to T multiplied by I multiplied by N. This is the other way to calculate. So we will put 1,50,000, the same principal amount here, multiplied by interest rate is how much? It is 7% for 6 months. So how much for 1 year? It will be like 14%. So 14 divided by 100, and how much years? After 20 years, multiplied by 20. So we can get 4,20,000 in this way as well. So this is now your choice whether you choose for this part B, this method or this method. ये एक क्वेश्चन दोबारा सुन लें. वुमेन हैज परचेज द कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ऑफ 1,50,000. The simple interest is computed semi-annually at the rate of 7%. So how much interest she will receive after 6 months? इसमें ये है कि एक औरत है, उसने बॉन्ड्स खरीदे हैं 1,50,000 के. इस 1,50,000 के ऊपर उसको हर 6 महीने बाद 7% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाता है. तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि हर 6 महीने बाद उसको कितना इंटरेस्ट मिला 1,50,000 के ऊपर. 7% 1,50,000 का कितना है? तो वी सिंपली कैलकुलेट 1,50,000 मल्टीप्लाई बाई 7%. So it will be 10,500, 10,500 after every 6 months this lady will receive on her investment. Now the second part में ये पूछा गया है कि अगर 20 साल का टाइम दिया जाए तो 20 साल बाद इसको टोटल इंटरेस्ट कितना दे सकते हैं. तो हम अगर इस मेथड पे आते हैं तो फार्मूला हमारे पास इंटरेस्ट का था. इंटरेस्ट इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय I मल्टीप्लाई बाय N. तो P हमारे पास 1,50,000 है, यानी प्रिंसिपल अमाउंट, फिर मल्टीप्लाई बाई 14. अब 14 किस तरह आया देखिए, 6 महीनों के लिए 7% है, तो एक साल के लिए कितना होगा? 14% होगा. तो 14% हो गया, या 14 डिवाइड बाय 100 हो गया. और कितने साल के लिए है? नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 20 ईयर्स हैं भी है. If we calculate this, so we will get 4,20,000, 4,20,000. So this 4,20,000 she will receive extra interest after 20 years on this amount. So if we want to know about the total amount, so this 1,50,000 plus 4,20,000. So this is her total income after 20 years. Now question number 3 की तरफ हम आते हैं. ठीक है, मेजर एयरलाइन वांट्स टू परचेज एयरलाइंस. ठीक है, एक एयरलाइन कंपनी है, उसको जहाज खरीदने हैं. इट वांट्स टू बोरो $800 million बाय इशूइंग बॉन्ड्स. ये पहले बॉन्ड्स इशू करती है 800 मिलियन की. ठीक है, द बॉन्ड्स आर फॉर 10 years.
number of years कितने हैं 10 years time with simple interest computed at 2% per quarter. अब यहाँ पे सेमी एनुअल नहीं है बल्कि क्वार्टर है, ठीक है जी, यानी हर 3 महीने बाद आफ्टर एवरी 3 months interest is received by this airline industry. This quarter means after every 3 months. So there are how much quarters in 1 year? There are 4 quarters. So question number 1, part A is how much interest the airline receives each quarter. Each quarter में कितना interest ये receive करेगी, and the second is how much total interest it will receive after 10 years, and after 10 years how much will be the total amount of interest. So we have principal amount like 800 million or 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh, million, and 10 million. So this becomes 80 million rupees, okay, or $800 million. Interest rate is 2% per quarter, and n is equal to 10 years. So now part A, how to solve this 800 million multiplied by this 2%, 2 by 100, so it is equal to 16 million. So this 16 million is for each quarter. So this 16 million interest the airline will receive each quarter. Now what will be the total amount? So 16 million multiplied by 40, it is equal to 640 million. ठीक है जी, हम 10 साल में, ठीक है जी, we have 10 years total. And how many quarters are there in 1 year? There in 1 year there are 4 quarters. So in 10 years it will be 4 multiplied by 10, it becomes 40. So 40 quarters. So 40 quarters multiplied by this 16 million, it will be like total 640 millions. Now question number 4, a 10,000 certificate of deposit earns interest at a rate of 8% per year compounded semi-annually. Now semi-annually is the same 6 months, okay? So a certificate of $10,000 of deposit earns an interest at the rate of 8%. So this certificate will earn how much? It will earn 8% per year compounded semi-annually. So complete the following table with regards to semi-annual compounding, and B part is what is the total interest over the 2 years. So we have to complete this table. Now in this semi-annual period, the principal amount was 10,000, interest rate was become 400, and the compound amount is 10,400. So how they calculated this amount? So how this 400 came? The principal amount was 10,000, we know that, okay? And 8% is the interest. So if we see over there 10,000 multiplied by 8% divided by 2. This is because you have to divide it by 2 semi-annually. It is like there are 2 semi-annuals in 1 year. So 10,000 multiplied by 0.08 divided by 2 becomes 400. And then you have to add this 400 into 10,000. So it will be 10,400. This is the compound amount. Now, in the second year, we will not start from this 10,000, rather we will start from this 10,400. This 10,400 comes over here. How much interest? 8% and divide by 2. The same way like here. So it becomes $416 interest rate. And then we will add this 416 into 10,400. So it becomes 10,816. This is the compound amount.
In the third semi-annual period, we will bring this amount over here, 10,860, and then we will multiply it with 8% divided by 2. So it will become 432.64. So then we will add this 432.64 into 10,816. It will become 11,248.64. And the similar way, we will bring this 11,248 over here in the fourth semi-annual, and then multiply it with 8% with respect to semi-annual, that is divided by 2, because there are two 6-month periods in 1 year. 6 plus 6 is equal to 12 months, so it is 1 year. So it becomes 449.95 interest rate, and then we add it with the compounded amount of 11,248, so it becomes 11,698. So this was the part A. Complete the following table with regards to semi-annual compounding. Now coming toward the, what is the total interest over the 2 years period? In 2 years period, how much interest this 10,000 certificate will earn? इसका मतलब है कि 2 साल में कितना इंटरेस्ट रेट इन्होंने कमाया. तो अगर हम इधर देखें, ये 6 महीनों के लिए 416, पहले 6 महीनों के लिए, फिर दूसरे 6 महीनों के लिए, पहले 6 महीनों के लिए 400 था, फिर सेकंड 6 मंथ के लिए 416 हुए, फिर थर्ड 6 महीनों के लिए 432 हुए, फिर फोर्थ 6 महीनों के लिए 449.95 हुआ. तो ये टोटल आपका 2 years बनता है. So what we will do, we will add all these interest rates, and this will become total interest for 2 years. It will become like 1,698.59 total interest rate for 2 years. Now coming to the future value and present values. Future value and present value. So in the last table, we learned how to calculate the simple interest, as well as we know that how to find the compound interest. We learned that how to find out about the compound interest. In simple interest, each year you have to earn the same amount of interest. But in compound interest, what happens that whenever you invest some amount, for example, 100,000, 10,000, you receive some interest, you add this interest into the principal amount. The next year, we will use the compounded amount for the same interest rate, and then it will have some different amount of interest. Then we will add this second interest rate into the compounded amount, and whatever compounded amount we have, this will be considered for the third year or third semi-annual or for the third quarter. So this was all in the compounded interest method. So now we know that how to calculate this income interest. So I is equal to P multiplied by I multiplied by N. P is the amount of investment, I is the interest rate, and N is the number of years. ठीक है जी. और for example, we have 50,000 principal amount, and it is at the rate of 10%. So 10% means 10 by 100. It will become 500 rupees or dollars or pounds, whatever. It will be the interest rate. Okay.
So this is the 5,000 amount rate of interest, and we multiply it with 10% interest rate. We're talking about the principal amount. Principal amount, or we are going to invest this 5,000 at the rate of 10%. So first we will find about the 10%. So 10 divided by 100, it is become 0.1. So 0.1 multiplied by 5,000. So it becomes 500. 500. So after 1 year, we will get 5,500 because we have to add this 500 plus 5,000. 5,000 plus 500. Now it has an alternate way as well. Kawakana harkuziya hodre gure gure gitukora. Kindly आप लोग अपना ये माइक जरा म्यूट कर दें ताकि इसमें आवाजें ना आए. तो अब हम आते हैं प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू की तरफ. तो अब ये है नॉर्मल जो फार्मूला है, हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं. A is equal to P multiplied by 1 plus I raised to the power n. ये अब्दुल कयूम की माइक ऑन है. अब्दुल कयूम अपना माइक प्लीज आप म्यूट कर दें. Thank you. So we were talking about the present value and future value, how to calculate this. For this, we have this formula: A is equal to P into 1 plus I raised to the power n. This A is your future value, P is your present value, I is your interest rate, and n is the number of years for the time you take the loan or you give the loan to someone. So simply we can write this that future value is equal to present value multiplied by 1 plus interest rate raised to the power n. It is also known as the compounding factor. This portion is also known as the compounding factor. Now, if we want this present value, how to find the present value? If in question there is given that after 10 years you received 50,000 rupees. So what was the initial amount that you invested? For this we need to calculate this present value. So we will keep this present value over here and shift this 1 plus I raised to the power n to this side of equal. So it is multiplying here with P and with the present value. When it comes over here, so it will be divided by the future value. So future value divided by 1 plus I raised to the power
raised to the power n, or in other words we can say fv multiplied by 1 plus I raised to the power minus n. So the same thing, either you can do like this or you can do like this, and this is called the discounting factor. One is compounding factor. When you want to find the future value, it will be called compounding factor. If you want to find the present value, so in